नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। यूपी त्रिपल पीटी 2025 के लिए आदित्य रंजन सर की बुक कवर कर रहे हैं। इस सीरीज में जो है आज आपका भारतीय अर्थव्यवस्था का मैराथन क्लास होने वाला है। इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था पूरा का पूरा कवर हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आ रही हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। साथ ही साथ इसका संपूर्ण इतिहास, संपूर्ण भूगोल, संपूर्ण संविधान कवर हो चुका है। तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक देख सकते हैं और चैनल पर विजिट कर सकते हैं। आपको पूरा का पूरा ये बुक जो है मिल जाएगा। साथ ही साथ जो है यूथ पब्लिकेशन का आपका जो है 21 प्रैक्टिस सेटों का जो है सीरीज चल रहा है, उसमें भी 10 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं, तो उसको भी जरूर देखिएगा। अन्य जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट बुक कवर हो रही है, तो सभी यहाँ से आप लोग कवर कर सकते हैं। बाकी बात की जाए तो इस बुक की, तो आज भारतीय अर्थव्यवस्था का यह पूरा का पूरा जो है मास्टर वीडियो होने वाला है, जो जो इसमें आपके 50 से 60 प्रश्न और साथ ही साथ एक एक प्रश्न के जो है चार चार जो है व्याख्या, यानी लगभग जो है आपके 300 से 400 क्वेश्चन यहीं से आपके निश्चित रूप से पेपर में मिलने वाले प्रश्न निश्चित रूप से दिखेंगे। चलिए शुरुआत कर। आज जो है हम भारतीय अर्थव्यवस्था को कवर करेंगे। इसमें सारे क्वेश्चन देख लेंगे। बहुत ही अच्छे जो है बुक है, तो आप लोग को ये बुक को एक बार जरूर पढ़नी चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जो भी लोग नए जुड़े हैं प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? पहला प्रश्न है। जवाब हो जाएगा इसका दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, तृतीयक क्षेत्र। इसकी व्याख्या है, सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र के रूप में भी जाना जाता है। इसमें निम्न सेवाएं शामिल हैं, जैसे परिवहन, बैंकिंग, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, पर्यटन, संचार, ये सब जो है तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। दूसरा प्रश्न है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतः विकास के किस मॉडल के रूप में जाना जाता है? नई आर्थिक नीति को, जवाब हो जाता है इसे जो है एलपीजी के रूप में जाना जाता है। यहाँ से आपका सी से हो जाएगा एलपीजी। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 को आमतौर पर विकास की एलपीजी मॉडल के रूप में जाना जाता है, जहां एलपीजी का अर्थ जो है उदारीकरण, निजीकरण और जो है वैश्वीकरण है। ठीक है ना, ये जो है याद में रखिएगा। तीसरा प्रश्न आपका दिया गया है, छोटा करते हैं ताकि पूरा प्रश्न आपको दिखाई दे। प्रश्न है आपका, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम कितने प्रयत्न पूंजी सरकार के अधिकार में होती है? जब हो जाता है जो है 51% अगर हिस्सेदारी सरकार की है तो वह कंपनी सरकारी कंपनी मानी जाएगी। यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही होगा, 51% हिस्सेदारी जो है सरकार की होनी चाहिए। इसकी व्याख्या दिया गया है, कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक कंपनी को तब तक सरकारी कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है जब उसकी कम से कम 51% चुकता या पूंजी प्रदत्त सरकार के पास होती है। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों में सबसे नीचे किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया था? तो इसके लिए सबसे नीचे जो है भारतीय रुपए का मूल्य ह्रास भी हुआ था, आर्थिक नीति का पतन भी, और विदेशी मुद्रा के भंडार के संकट में भी ये हुआ था। तो हो जाएगा आपका ये सभी। बी ऑप्शन यहाँ से आपका क्लियर कर जाएगा। वही दिया गया, भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों को एक बड़े आर्थिक संकट की प्रतिक्रिया के रूप में पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद कृषि उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, यह जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम था। बी ऑप्शन से हो जाएगा परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम। इसकी व्याख्या देखते हैं, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद
अधिकांश क्षेत्रों को निजी और विदेशी निवेश के लिए खोल दिया गया, लेकिन कुछ राजनीतिक उद्योग जैसे परमाणु ऊर्जा का उत्पादन अपने रणनीतिक महत्व, राष्ट्रीय सुरक्षा और उच्च नियामक निरीक्षण के कारण विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित रहे। अगला प्रश्न है 1991 की आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का प्राथमिक परिणाम निम्नलिखित में से कौन सा था? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, प्राथमिक परिणाम के बारे में पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, वैश्वीकरण। सी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा क्या, वैश्वीकरण था। भारत में 1991 की नई आर्थिक नीति उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी जो है एलपीजी पर केंद्रित थी, जिसे अक्सर एलपीजी सुधार कहा जाता है। उदारीकरण और निजीकरण का प्राथमिक परिणाम वैश्वीकरण था, जिसका उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार से जोड़ना, विदेशी व्यापार और निवेशों को प्रोत्साहित करना था। सातवां प्रश्न है भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। उस समय जो है 1991 में पीवी नरसिम्हा राव जो है प्रधानमंत्री थे। यहाँ से ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 1991 के आर्थिक सुधारों की शुरुआत प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व में की गई थी। उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, जिन्होंने सुधारों को आकार देने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा 1991 में नई आर्थिक नीति के तहत संदात्मक समायोजन कार्यक्रमों का हिस्सा नहीं था? जवाब है आपका ऑप्शन सी, भुगतान संतुलन का समायोजन नहीं था। सी ऑप्शन सही है, भुगतान संतुलन का समायोजन नहीं था। 1991 की नई आर्थिक नीति एलपीजी के तहत आर्थिक सुधारों के संरचनात्मक सुधारों में शामिल थे। औद्योगिक सुधार, लाइसेंस राज को समाप्त करना, निजी क्षेत्र को बढ़ावा देना, कर सुधार, संरचना को सरल बनाना, राजस्व में वृद्धि, राजकोषीय सुधार क्या क्या थे, राजकोषीय घाटे को कम करना, सब्सिडी में कटौती करना, सरकारी खर्च दक्षता में सुधार करना, ये सब था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से, माफ कीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे? ये थे आपके एम विश्वेश्वरैया। सी ऑप्शन सही होगा, कौन थे? एम विश्वेश्वरैया जो है भारतीय आर्थिक नियोजन के जनक थे। व्याख्या दिया गया है प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनेता सर मोक्षगुंडम, ध्यान रखिए मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया, जिसे एम विश्वेश्वरैया भी कहते हैं, भारतीय आर्थिक नियोजन का जनक कहा जाता है। 1934 में उन्होंने प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक प्रकाशित की, जिसमें उन्होंने भारत के विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीकृत आर्थिक नियोजन का विचार प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है हरित लेखांकन यानी ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ क्या है? इसके आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन क्या है? यह आपसे पूछा गया है। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, प्रदूषण एवं पर्यावरण को हानि होती है। ऑप्शन यहाँ से आपका डी सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ग्रीन अकाउंटिंग, जिसे पर्यावरण अकाउंटिंग के नाम से भी जाना जाता है, राष्ट्रीय आय की गणना में पर्यावरणीय लागतों और लाभों को शामिल करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। यह पारंपरिक जीडीपी से आगे बढ़कर निम्न का हिसाब रखता है: प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, आगे देखते हैं पर्यावरणीय सरल और पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने की लागत है। अगला प्रश्न है किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? जवाब हो जाएगा नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है ना, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति होगी।
सी ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। देखते हैं इसकी व्याख्या। जब व्यवसाय अपने नए निवेश, नई पूंजी जैसे कि कारखाना बनाना या मशीनें खरीदना पर उच्च प्राप्ति का अनुमान लगाते हैं तो वे निवेश करने की अधिक संभावना रखते हैं, क्योंकि उन्हें अधिक लाभ कमाने की उम्मीद है और इसलिए व्यवसायों को निवेश सार्थक लगता है। 12वां प्रश्न दिया गया है, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था क्या है? यानी राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो यह जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। डी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। कौन करता है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन यानी सीएसओ, जो अब राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का हिस्सा है और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के तहत काम करता है। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने के लिए जिम्मेदार प्राथमिक निकाय है। अगला प्रश्न है, किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित होती हैं? विकासशील अर्थव्यवस्था की बात हो रही है, तो यह जो है अधिकांश गतिविधियां जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित होती है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र। यहाँ पर दिया गया है, विकासशील अर्थव्यवस्था के प्रारंभिक चरणों में अधिकांश लोग प्राथमिक क्षेत्र में लगे होते हैं, जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन जैसी गतिविधियां शामिल होती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक? तो सबसे बड़ा नियोक्ता जो है आपके प्राथमिक क्षेत्र है। ए ऑप्शन सही होगा। कौन सा क्षेत्र है? प्राथमिक क्षेत्र सबसे बड़ा नियोक्ता है। देखते हैं इसके बारे में। प्राथमिक क्षेत्र जिसमें कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी और खनन शामिल। देख लीजिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित या नहीं आता है, इस तरह से पूछा जा सकता है आपके। भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता है, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जीडीपी में कम योगदान लगभग 17% के बावजूद यह 45% से अधिक कार्यबल को रोजगार देता है। यानी सबसे अधिक रोजगार जो है प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आते हैं, जिसमें जो है कृषि सबसे बड़ा जो है रोजगार का नियोक्ता है। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसमें व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह के स्वामित्व वाले व्यवसाय शामिल हैं? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यह जो है निजी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। सी ऑप्शन सही है, निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र में व्यवसाय शामिल है जिसका स्वामित्व और संचालन सरकार द्वारा नहीं बल्कि व्यक्तियों और व्यक्तियों के समूहों द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए स्थानीय दुकानें, टाटा व रिलायंस जैसी निजी कंपनियां या छोटे स्टार्टअप हैं। इसमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? 16वां प्रश्न है, तो यह जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ऐसा होता है। कैसा होता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। देखिए, इसी तरह से इकोनॉमिक क्वेश्चन आपके पेपर में बनेंगे, तो इसको आप अगर देखते हैं तो आपको बहुत सारा बेनिफिट इससे मिलने वाला है, क्योंकि जो है इसी तरह के पेपर बने। जो सिंपल सा प्रश्न जो पूछने वाला था उस समय गया, अब उस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, अब इसी तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, जिसे बाजार अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है, इसमें संसाधन निजी स्वामित्व में होते हैं, जैसे कारखाने, जमीन, व्यवसाय, ये सब होते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है और कीमतें और उत्पादन बाजार में मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होते हैं। इसमें सरकार का हस्तक्षेप न्यूनतम होता है, यानी इसमें सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है। अगला प्रश्न है, स्वर्ण क्रांति भारत में किस कृषि क्षेत्र के विकास के लिए निम्नलिखित जिम्मेदार है? स्वर्ण क्रांति सिंपल सा प्रश्न है। स्वर्ण क्रांति आपके जो है बागवानी से संबंधित है, यहाँ से बी ऑप्शन सही है, बागवानी।
व्याख्या है इसकी। भारत में स्वर्ण क्रांति बागवानी फसलों, विशेष रूप से फलों, सब्जियों, शहद और फूलों के उत्पादन में तेजी से वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। यह मुख्य रूप से 1990 के दशक से 2000 के दशक के शुरुआती दौर में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है। दिया गया है, भारत की दुग्ध क्रांति के पहले चरण जो कि 1970 से 1980 को विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिए गए उपहारों में दिए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और मक्खन तेल यानी बटर ऑयल की बिक्री से वित्त पोषित किया गया था? इसका जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन ए। यह जो है यूरोपीय संघ किया गया था, ठीक है ना, यूरोपीय संघ से किया गया था और तब इसका नाम जो है ईईसी था। इसकी व्याख्या दिया गया है, भारत की दुग्ध क्रांति के प्रथम चरण, जिसे ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है, का वित्त पोषण विश्व खाद्य कार्यक्रम के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा दान किए गए स्किम्ड मिल्क पाउडर और बटर ऑयल की बिक्री से किया गया था। इन निधियों का उपयोग डॉक्टर वर्गीस कुरियन, श्वेत क्रांति के जो कि जनक थे, के नेतृत्व में ऑपरेशन फ्लड शुरू करने के लिए किया गया था, जिसमें भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बना दिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति की जवाब हो जाएगा आपका ये सभी थे। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी थे। कौन कौन? सिंचाई था, रासायनिक उर्वरक और पीड़कनाशी और उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये सभी थे। इसकी व्याख्या देखते हैं। हरित क्रांति कृषि क्षेत्र में हुई क्रांति की एक श्रृंखला थी। इसका उद्देश्य खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था, मुख्य रूप से उच्च उपज देने वाली फसल किस्में का प्रयोग, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के प्रयोग में वृद्धि तथा सिंचाई पद्धतियों में सुधार के माध्यम से था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था? यानी मुख्य रूप से पूछा गया है कि हरित क्रांति की जो है शुरुआत किस राज्य से हुई थी, तो यह जो है पंजाब में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। ए ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत पंजाब से हुई। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य उच्च उपज देने वाली किस्म यानी HYV हाइब्रिड के बीजों को अपनाकर सिंचाई के बेहतर तरीकों और उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल के जरिए खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था। आगे देखते हैं इसी को। पंजाब को इस मौजूदा कृषि बुनियादी ढांचे और नई तकनीकी को अपनाने के लिए अनुकूल परिस्थितियों के कारण शुरुआती फोकस के रूप में चुना गया था। 21वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? जवाब हो जाएगा जो है एम.एस. स्वामीनाथन को जो है भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। किसे? एम.एस. स्वामीनाथन जी को। देखते हैं इसके बारे में। डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। 1960 के दशक में उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ मिलकर गेहूं और चावल की उच्च उपज देने वाली किस्मों और बेहतर कृषि पद्धतियों को पेश किया था। इससे भारत को खाद्यान्न की कमी से लड़ने और खाद्यान्न उत्पन्न में आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिली थी। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? श्वेत क्रांति जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी हैं। यह श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं।
डॉक्टर वर्गीस कुरियन को भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑपरेशन फ्लड के पीछे उनका योगदान था, जिसने भारत में दूध की कमी वाले देश से दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश में बदल दिया। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के संदर्भ में HBY बीज क्या है, जिन्हें चमत्कारी बीज भी कहा जाता है? जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी। HBY बीज मतलब होता है उच्च उपज वाली किस्म, यानी हाई यील्ड वैरायटी। ठीक है ना, हाई यील्ड वैरायटी जो है यह होता है फुल फॉर्म HYV का। देखते हैं इसके बारे में। HYV बीज का मतलब है उच्च उपज वाली किस्म की बीज। ये हरित क्रांति का एक प्रमुख घटक थे, जिसका उद्देश्य कृषि उत्पादन, विशेष रूप से गेहूं और चावल को बढ़ाना था। इन बीजों को चमत्कारी बीज भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रति हेक्टेयर अधिक फसल पैदा करते हैं, उर्वरकों और सिंचाई के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देते हैं और पारंपरिक बीजों की तुलना में तेजी से बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को भारत के 4 प्रमुख महानगरीय शहरों में उपभोक्ता के साथ जोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर इस ऑपरेशन का हिस्सा नहीं था? यानी 18 शहरों को जोड़ा गया था, इनमें से कौन सा नहीं था? तो इसमें से जो है बेंगलुरु नहीं था, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपने पहले चरण के दौरान ऑपरेशन फ्लड ने भारत के 18 प्रमुख दुग्ध शेडों को 4 प्रमुख महानगरों कौन कौन, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई के उपभोक्ताओं से जोड़ा। बेंगलुरु इसका हिस्सा नहीं था। इसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। 25वां प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना के किस संस्करण को गाडगिल योजना के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, गाडगिल योजना के बारे में पूछा जाता है। तो यह जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना गाडगिल मॉडल पर आधारित थी, इसलिए जो है इसे गाडगिल योजना भी कहते हैं। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से लेकर 66 को चली थी, गाडगिल योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसका नाम धनंजय रामचंद्र गाडगिल के नाम पर रखा गया, जिन्होंने इसका मसौदा तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 26वां प्रश्न है, भारत की पंचवर्षीय योजना को अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? अंतिम स्वीकृति जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दी गई थी। देखते हैं इसके बारे में। भारत में पंचवर्षीय योजनाएं योजना आयोग द्वारा तैयार की जाती थीं और फिर अंतिम अनुमोदन के लिए राष्ट्रीय विकास परिषद को भेजी जाती। इसमें प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री और योजना आयोग के सदस्य भी शामिल होते थे। अब उसको हटाकर उसके स्थान पर जो है नीति आयोग ला दी गई, आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, स्थिरता के साथ विकास के उद्देश्य से निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी? स्थिरता के साथ विकास, यह किस पंचवर्षीय योजना का जो है उद्देश्य था, यही आपसे पूछा गया है। तो यह जो है आपके चौथी। शुरुआत करते हैं 28 नंबर प्रश्न से। दिया गया है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? सभी पंचवर्षीय योजना की अवधि आप लोग ध्यान में रखिएगा। आप लोग जो है एक बार सन देख लेंगे तो पता चल जाएगा, क्योंकि बीच में जो है योजनाओं का जो भी आया है उसे आप अगर काउंट कर लेंगे तो आपको जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से इसको आप समझ सकते हैं। तो यह जो है आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से लेकर 2012 तक चली थी। इसकी व्याख्या देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन से ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट इसका व्याख्या है, क्योंकि जो है व्याख्या से 3 से 4 क्वेश्चन अपने आप जो क्लियर हो जाते हैं।
भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 की अवधि के दौरान क्रियान्वित की गई थी। इसका विषय था तेज और अधिक समावेशी विकास। यह इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबका विषय पूछा जाता है। इसको बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य गरीबी और असमानता को कम करना, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करना और सतत विकास को बढ़ावा देना इसका जो है मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न में आपका यहाँ पर दिया गया है, पंचवर्षीय योजना किस संस्करण का उद्देश्य खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार के अवसर को बढ़ाना और खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए उत्पादकता बढ़ाना, और वह बहुत सफल रहा। तो यहाँ पर किस पंचवर्षीय योजना की बात हो रही है? तो यह जो है 7वीं पंचवर्षीय योजना ऐसा कहा गया था। डी ऑप्शन सही है, 7वीं पंचवर्षीय योजना। इसकी व्याख्या दिया गया है, 7वीं पंचवर्षीय योजना जो कि 1985 से लेकर 90 तक चला था, यह जो है खाद्य कार्य और उत्पादकता विषय पर केंद्रित है। इस योजना का उद्देश्य समावेशी विकास था और इसमें औद्योगिक विकास के साथ साथ कृषि, रोजगार और सामाजिक न्याय के पर जो है महत्व जोर दिया गया था। इस योजना को सफल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने 5% की लक्ष्य वृद्धि की दर से स्थान पर 6.1% की लक्ष्य पाया, यानी लक्ष्य इसका 5% वृद्धि रखा गया था, लेकिन यह जो है 6.1 जो है हासिल किया था। यह जो है इसलिए सफल योजना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? आप लोग जानते हैं योजना आयोग को खत्म करके उसके स्थान पर नीति आयोग ला दिया गया है, तो इसके अंतिम उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यह थे आपके मोंटेक सिंह अहलुवालिया। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। और यह प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है, यूपी ट्रिपल की एग्जाम में भी और अन्य एग्जाम में भी ये प्रश्न बार बार आता रहता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। श्री मोंटेक सिंह आहलुवालिया भारत के योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। वे 2004 से लेकर 2014 तक इस पद पर रहे। 2014 में योजना आयोग को भंग कर दिया गया और 1 जनवरी, ध्यान रखिएगा, 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान द्वारा प्रतिष्ठापित किया गया। 31 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का एक प्रकार नहीं है? डिपॉजिटरी संस्थान के बारे में पूछा गया है, 31वां प्रश्न है। इसके ऑप्शन देखते हैं। जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से बी, ऑप्शन बी, नाबार्ड की यहाँ पे बात हो रही है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं, डिपॉजिटरी संस्था एक वित्तीय संगठन है जो जनता से जमा स्वीकार करता है, जबकि नाबार्ड जो कि राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक है, इसका मुख्य रूप से ग्रामीण विकास के लिए ऋण और पुनर्वित्त प्रदान पर केंद्रित है। यह एक डिपॉजिटरी संस्थान नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण के दौरान किस बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था? जवाब इसका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इसमें जो है विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण नहीं किया गया था। प्रथम चरण की बात हो रही है। देखते हैं, विजया बैंक का राष्ट्रीयकरण पहले चरण में नहीं बल्कि दूसरे चरण में जो कि 1980 में हुआ था और इसके साथ 6 अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण 19 जुलाई 1969 को हुआ, जब 14 प्रमुख वाणिज्य बैंकों को का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी पहले 14 प्रमुख किया गया था, बाद में जो है 7 बैंकों का हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सीडीबी एक वाणिज्यिक बैंक नहीं है। डी ऑप्शन से होगा सीडीबी। इसकी व्याख्या देखते हैं। सीडीबी भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक एक विशेष बैंक है जो छोटे और मध्यम उद्यमों को वित्तीय सहायता प्रदान करने पर केंद्रित है। यह आमतौर पर जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, जो एक वाणिज्यिक बैंक की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, वेरिएबल
एटीएम कार्ड्स और ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है? यानी ऑफलाइन यूपीआई भी लॉन्च किया गया है, जो किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो यह जो है एस मनी के द्वारा शुरू किया गया है ऑफलाइन यूपीआई। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखते हैं इसके बारे में। इस मनी ने पहनने योग्य एटीएम कार्ड और ऑफलाइन यूपीआई भुगतान पेश किए हैं, जिससे उपयोगकर्ता बिना किसी भौतिक कार्ड या इंटरनेट कनेक्शन के लेन देन कर सकते हैं। यह तकनीकी सुरक्षित लेन देन की सुविधा के लिए एनएफसी यानी नियर फील्ड कम्युनिकेशन का उपयोग करता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें दिया गया है, इसमें से कौन सा बैंक है जो कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों का वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष संस्थान है? तो है जो है हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से सी, नाबार्ड है। कौन सा है? नाबार्ड है। देखते हैं इसके बारे में। नाबार्ड का मतलब है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। यह भारत की सर्वोच्च संस्था है जो कृषि विकास, ग्रामीण बुनियादी ढांचे और स्वयं सहायता समूहों और ग्रामीण ऋण संस्थान के लिए वित्तीय सहायता, नीति मार्गदर्शन और निगरानी सहायता प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? अभी पिछले प्रश्न में आया था। तो जो है कुल 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यहाँ से डी ऑप्शन सही है, 14 बैंकों का। 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इस कदम से बैंकिंग को ग्रामीण और कृषि, लघु उद्योग और गरीबी उन्मूलन जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों तक लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बैंकों को राष्ट्रीयकरण के लिए शर्तें निर्धारित की थी? यानी किस अधिनियम के तहत बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ से ए, बैंकिंग कंपनियां अधिनियम 1970। ठीक है ना, इसके तहत किया गया था। ए ऑप्शन यहाँ से सही हो जाएगा। अब इसकी भी व्याख्या देख लेते हैं हम लोग एक बार। बैंकिंग कंपनियां जो कि उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण अधिनियम 1970 है, वह कानून है जिसने भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार किया और निजी बैंकों के स्वामित्व को केंद्र सरकार को हस्तांतरित करने में सक्षम बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत सरकार के परामर्श से बैंक प्रबंधन में अनुसंधान, प्रशिक्षण, शिक्षा और परामर्श के लिए एक स्वायत्तशासी संस्थान के रूप में की गई? देखिएगा इस प्रश्न को। इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, यह जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, यानी आरबीआई की बात यहाँ पे हो रही है। यहाँ से आपके व्याख्या से क्लियर करते हैं। राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान की स्थापना 1969 में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा भारत सरकार के परामर्श से की गई थी। इसको कभी कभी भारतीय बैंकिंग प्रणाली का थिंक टैंक भी कहा जाता है। ठीक है ना। एनआईबीएम जो है, इसको क्या बोलते हैं? राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान। इसको क्या बोलते हैं? भारतीय बैंकिंग प्रणाली का थिंक टैंक भी कहा जाता है। यह एक स्वायत्त शीर्ष संस्थान है जो बैंकिंग और वित्त अनुसंधान, वरिष्ठ और मध्यम स्तर के बैंकरों को प्रशिक्षण एवं बैंकों के वित्तीय संस्थानों के लिए परामर्श जैसी गतिविधियों पर जो है ध्यान केंद्रित करता है। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि बैंक दर का अर्थ क्या है? तो आप लोग बैंक दर, रेपो दर, इस सब चीजों पे ध्यान रखेंगे तो आपको क्लियर होता रहेगा। जवाब हो जाएगा, बैंक दर का मतलब जो है आपको देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर जो है बैंक दर कहलाती है। और जो है जिस दर को जो है पैसा लौटाता है आरबीआई, वह जो है
रिवर्स रेपो दर का, दोनों को आप लोग ध्यान में रखेंगे। इसकी व्याख्या देखते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्यिक बैंकों को बिना किसी सुरक्षा के लंबी अवधि के लिए पैसा उधार देता है। यह एक मौद्रिक नीति उपकरण है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने, धन की आपूर्ति को विनियमित करने और अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। 40वां प्रश्न है, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सीजन पर क्या असर? तो जो है साख सीजन जो है बढ़ जाएगा। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्या बढ़ जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए, जब आरबीआई नगद कोषानुपात यानी सीआरआर कम करता है तो बैंकों को आरबीआई के पास कम पैसा रखना पड़ता है, जिसका अर्थ है कि बैंकों के पास अधिक धन उपलब्ध होगा, इसलिए बैंक अधिक ऋण दे सकते हैं, जिससे ऋण सृजन साख सृजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। अगला प्रश्न है, 100 रुपए का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यानी 100 रुपए के नोट पर कौन हस्ताक्षर करता है? तो जो है आरबीआई के गवर्नर करते हैं। कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर करते हैं। सभी बड़ी नोटों पर यही गवर्नर करते हैं, सिक्कों को जो है 1 रुपए के नोट पर छोड़कर। 100 रुपए के नोट पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। भारतीय करेंसी नोट आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत आरबीआई द्वारा जारी किए जाते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है फेमा, ठीक है ना, क्या पूछा गया? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? फेमा का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है। डी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसके बारे में देखते हैं। फेमा का मतलब जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम। इसे वर्ष 1999 में पारित किया गया था और यह 1 जून 2000 को लागू हुआ, जिसने पहले के या फी आर ए यानी विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम की जगह ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? यानी जीएसटी लाने का जो है विचार सबसे पहले किसके मन में आया, या कहा जाए तो किस अधिनियम या किस समिति के जो है सिफारिश पे जीएसटी लाया गया था? जवाब जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, केलकर स्टॉक फोर्स के द्वारा, ठीक है ना, केलकर समिति के द्वारा जो है इसकी सिफारिश की गई थी, तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बन जाएगा। देखते हैं, भारत में राष्ट्रव्यापी जीएसटी का विचार पहली बार वर्ष 2000 में अप्रत्यक्ष करों पर केलकर स्टॉक फोर्स विजय केलकर की अध्यक्षता में चला था द्वारा प्रस्तावित किया गया था। इसका उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान को सरल बनाना और एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाना था। 44 नंबर प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। देखिए, आप जो है यूपी त्रिवृत्ति इसी तरह के प्रश्न बार बार पूछ रही है, तो आप लोग जो है अपनी तैयारी इसी स्तर पे करते रहे। प्रश्न है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि जीएसटी का लाभ उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाए, सरकार ने राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण यानी नेशनल एंटी प्रोफिटियरिंग अथॉरिटी की स्थापना की, लेकिन 1 दिसंबर 2022 से सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोध यानी एंटी प्रॉफिटियरिंग शिकायतों का निपटारा किस संगठन द्वारा किया जा रहा है? प्रश्न देखिए, सिर्फ यहीं से यहीं तक है, यहीं से यहीं तक है कि 1 दिसंबर 2022 से जो है सभी जीएसटी मुनाफाखोरी रोध शिकायतों का निपटारा किस संस्थान के द्वारा किया गया है, बस इतना ही पूछा है प्रश्न। तो यह जो है आपके सीसीआई के द्वारा यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के द्वारा किया जा रहा है। सी ऑप्शन यहां से सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। 30 नवंबर 2022 तक जीएसटी मुनाफाखोरी से संबंधित शिकायतों को संभालने की जिम्मेदारी
राष्ट्रीय मुनाफाखोरी निरोधक प्राधिकरण NNA के पास, लेकिन जो है 1 दिसंबर 2022 से यह जिम्मेदारी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI को सौंप दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GST की कौन सी प्रमुख विशेषता क्रेडिट के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर के बोझ को कम कर? तो यह जो है इनपुट क्रेडिट कर करता है, ठीक है ना। कौन करता है? इनपुट क्रेडिट कर। ऑप्शन आपका यहाँ से ये सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या दिया गया है, GST की प्रमुख विशेषता इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो ऋण के निर्बाध प्रवाह की अनुमति देती है और अंतिम उपभोक्ता पर कर का बोझ कम कर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला आर्थिक कारक नहीं है? जवाब हो जाएगा पानी की गहराई नहीं है। कौन सी? पानी की गहराई नहीं है। ऑप्शन यहां से आपका डी सही होगा। पानी की उपलब्धता एक प्राकृतिक भौतिक कारक है, न कि आर्थिक है, जो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करता है। पानी खेती और दैनिक उपभोग की जरूरत के कारण लोग नदियों और मीठे पानी के स्रोत के पास बसते हैं। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जो है क्रूड अशोधित जन्म दर कहते हैं। यहां से आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, किसी दी गई जनसंख्या में प्रति 1000 लोगों पर एक वर्ष के दौरान होने वाले जीवित जन्मों की संख्या को क्रूड जन्म दर कहा जाता है। इसे क्रूड इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह आयु या लिंग वितरण को ध्यान में नहीं रखता है। यह केवल कुल जन्मों को कुल जनसंख्या से जोड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जनसंख्या परिवर्तन का घटक नहीं है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रुग्णता नहीं है। जनसंख्या परिवर्तन का घटक जो है रुग्णता नहीं है। यहां से ए ऑप्शन सही होगा। देखते हैं, रुग्णता का अर्थ है बीमारी या रोग और यह जनसंख्या गणना में प्रत्यक्ष कारक नहीं है। यह स्वास्थ्य स्थितियों को प्रभावित करता है लेकिन जनसंख्या के आकार को सीधे तौर पर नहीं बदलता है। जनसंख्या परिवर्तन को प्रभावित करने वाले 3 मुख्य कारक है। कौन कौन? जन्म, मृत्यु और प्रवास। अगला प्रश्न दिया गया है, भारत का थार मरुस्थल विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है जिसका जनसंख्या घनत्व कितना है? थार मरुस्थल का जो है जनसंख्या घनत्व पूछा गया है। जवाब है आपका 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। क्या है? 83 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसकी व्याख्या दिया गया है, थार मरुस्थल जिसे महान भारतीय मरुस्थल के रूप में भी जाना जाता है, मुख्य रूप से राजस्थान में स्थित है। शुष्क परिस्थितियों के बावजूद इसका जनसंख्या घनत्व लगभग 83 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। यह सहारा या अरब मरुस्थल जैसे विश्व के अन्य प्रमुख मरुस्थलों की तुलना में असाधारण रूप से अधिक है, जिसका जनसंख्या घनत्व बहुत कम है, लगभग 5 व्यक्ति प्रति किलोमीटर से भी कम है। कहाँ की? यह सब जो है सहारा या अन्य मरुस्थल की बात हो रही है। 50 नंबर का प्रश्न है, 2021-22 तक भारत में 1913 रिपोर्टेड यानी प्रतिवेदित खदानें हैं, जिनमें से सबसे अधिक 263 खदानें भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो सबसे अधिक खदानें भारत की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में है। ये ऑप्शन सही जगह कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। इसकी व्याख्या दिया गया है,
रिपोर्टिंग वर्ष 2021-22 तक मध्य प्रदेश में 263 खदानें थी, जो देश भर में रिपोर्ट की गई 1319 खदानों में से सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? जवाब हो जाएगा आपका, यह जो है राजस्थान में पाए गए हैं। डी ऑप्शन से होगा, कहां पर पाए गए हैं? राजस्थान में। इसकी व्याख्या दी गई है, हाल ही में किए गए भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणों से राजस्थान में खास तौर पर सीकर जिले में महत्वपूर्ण यूरेनियम भंडारों का पता चला है। परमाणु खनिज अन्वेषण और अनुसंधान निदेशालय ने कई क्षेत्रों में यूरेनियम ऑक्साइड के भंडारों की पहचान की है। अगला प्रश्न है, भारत में एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र वह जो है कांडला गुजरात में स्थापित किया गया है। कांडला गुजरात में। इसकी व्याख्या देखें, एशिया का पहला निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र ईपीजेड वर्ष 1965 में गुजरात के कांडला में स्थापित किया गया। ईपीजेड यानी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन एक विशेष रूप से नामित क्षेत्र है, जिसका उद्देश्य है निर्यात को बढ़ावा देना, कर लाभ जैसे, ध्यान रखिएगा, कर लाभ जैसे प्रोत्साहन प्रदान करना और निर्यात उन्मुख उद्योगों के लिए बुनियादी ढांचा समर्थन सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के किस अध्याय में पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक भुगतान और अन्य मामले शामिल हैं? यहाँ नीति निषेध सिद्धांत जो है समान कार्य के लिए समान वेतन की बात की गई है, यही जो है पूछा। इसका जवाब हो जाएगा, यह जो है अध्याय 2 में दिया गया है। ए ऑप्शन सही है, अध्याय 2 में। देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अध्याय 2 के निर्देशक है, पुरुष और महिला श्रमिकों को समान दरों पर पारिश्रमिक का भुगतान और अन्य मामले। देखते हैं, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 को पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करने और रोजगार में लिंग, ऑप्शन नंबर सी, 1892 का जो अधिनियम था उसे सुधार करके जो है 1909 का परिषद अधिनियम बनाया गया था। ठीक है ना, 1909 का अधिनियम बनाया गया था, जिसे जो है मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखिएगा। देखते हैं, 1909 का परिषद अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम का विस्तार था। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम ने केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई और समिति के रूप से भारतीयों को नामित करने की अनुमति दी। दूसरा प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया, सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम के कारण बंबई से सिंध प्रांत का निर्माण हुआ था? यानी बंबई से निकालकर जो है सिंध प्रांत बनाया गया था, किस अधिनियम के कारण? जवाब हो जाएगा आपका, यह था आपका भारत सरकार अधिनियम 1935। डी ऑप्शन सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके बारे में देखते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बंबई प्रेसिडेंसी से सिंध को अलग करके एक नया प्रांत बनाया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था और इसका उद्देश्य भारत में प्रशासनिक सुधार करना था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई? जवाब हो जाएगा, कुल जो है 6 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इस अधिनियम के अनुसार संघीय न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश और अधिकतम 6 अन्य न्यायाधीश नियुक्त किए जा सकते। मुख्य न्यायाधीश के साथ 6 अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी,
जिसमें कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई थी? 7 हो गई थी। 1 मुख्य थे और 6 अन्य न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों में ब्रिटिश सरकार के अंतिम अधिकार का एक उदाहरण कौन सा था? देखिए, स्पेशली आपके सिलेबस में भारत सरकार अधिनियम 1935 दिया है, तो इससे निश्चित रूप से एक सवाल बनेगा। तो अंतिम अधिकार की अगर बात करते हैं तो यह था आपका प्रांतीय सरकारों पर गवर्नर के लिए विशेष शक्तियां हुआ करती। अगले पेज पर आते हैं, इसके जो है व्याख्या देखने के लिए। देखते हैं इसको। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय सरकारों को स्वायत्तता प्रदान की गई, लेकिन इसके साथ ही गवर्नरों को विशेष अधिकार भी दिए गए। इन अधिकारों के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने अंतिम नियंत्रण बनाए रखा। गवर्नरों को विशेष जिम्मेदारियों के तहत कार्य करने की शक्ति थी, जिससे वे प्रांतीय मंत्रियों की सलाह के बिना भी निर्णय ले सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे लंबा अधिनियम था। मूल रूप से पारित अधिनियम बहुत लंबा होने के कारण दो अलग अलग अधिनियमों में विभाजित किया गया था, अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1935 और जो है इसका एक नाम, इसको दो भागों में बांटा गया था। तो एक तो जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 हो गया, दूसरा कौन था? तो दूसरा था आपका बर्मा सरकार अधिनियम 1935। ठीक है ना? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है एक जो है लॉन्ग रूट था, यानी लंबा था, तो इसे जो है दो भागों में बांट दिया गया था। एक भारत सरकार अधिनियम 1935, एक बर्मा सरकार अधिनियम 1935। तो ये जो है दो आपके अधिनियम बन गए थे। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया सबसे लंबा अधिनियम था। इसकी लंबाई और विषयों की विविधता के कारण इसे दो भागों में बांटा गया था। एक था भारत सरकार अधिनियम, एक था बर्मा सरकार अधिनियम 1935। बर्मा, जो कि अब म्यांमार के नाम से जाना जाता है, को भारत से अलग प्रशासन देने के लिए यह जो है बर्मा सरकार अधिनियम बना था। छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए? जवाब हो जाएगा जो है यह धारा 100 के अंतर्गत बनाया गया था। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के बाद भारत एक अधिराज्य बन गया, यानी जो है डोमिनियन बन गया। इस दौरान अधिराज्य की विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की धारा 100 के प्रावधानों के तहत 1947 से 49 तक कानून बनाए। धारा 100 के अनुसार संघीय विधानमंडल को संघीय सूची में उल्लिखित विषयों पर कानून बनाने का अधिकार था। सातवां प्रश्न देखते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, इसे अच्छे से देखिएगा। दिया है, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही, जैसे कि ब्रिटिश चाहते थे इस पर काम किया जाए? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहां से सी। कौन कहा था? सोमनाथ लिहाड़ी। सी ऑप्शन सही होगा, सोमनाथ लाहिड़ी। देखते हैं। सोमनाथ लाहिड़ी भारतीय संविधान सभा के एकमात्र कम्युनिस्ट सदस्य थे। उन्होंने संविधान सभा की प्रारंभिक बैठक में स्पष्ट किया था कि यह सभा ब्रिटिश सरकार द्वारा स्थापित की गई है और यह ब्रिटिश योजनाओं के अनुसार कार्य कर रही है। उन्होंने यह भी कहा था कि यह सभा ब्रिटिश बंदूकों, सेना और आर्थिक नियंत्रण के साये में काम कर रही है।
जिससे स्पष्ट होता है कि वास्तविक सत्ता अभी भी अंग्रेजों के हाथ में है। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? जवाब हो जाता है ऑप्शन बी, द्विस्तरीय सरकार नहीं है यहाँ। ठीक है ना, कैसी है? द्विस्तरीय सरकार नहीं है। बाकी भारतीय संविधान एक लिखित संविधान है, एकल नागरिकता भी है और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग किया जाता है, तो सभी सही है, लेकिन द्विस्तरीय सरकार नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ से हो जाएगा। भारतीय संविधान में मूल रूप से दो स्तरीय सरकार कौन कौन, केंद्र व राज्य के संबंध में प्रावधान था। बाद में 1992 में 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन ने 3 स्तरीय स्थानीय सरकार का प्रावधान किया। इसलिए द्विस्तरीय सरकार भारतीय संविधान का मुख्य विशेषता नहीं है। त्रिस्तरीय वही बलवंत राय मेहता द्वारा जो पारित किया गया था स्वशासन के लिए, तो वही है। 9वां प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर दिया गया भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? राज्य सूची में जवाब है आपका दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन यहाँ से डी सही होगा, क्या? दंड प्रक्रिया संहिता। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची में वे विषय शामिल हैं जिन पर केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकते हैं, जबकि समवर्ती सूची का जो है विषय है जिन पर केंद्र सरकार और राज्य दोनों जो है कानून बना सकते हैं। पुलिस, कानून और व्यवस्था और जेल राज्य सूची में शामिल हैं, जबकि दंड प्रक्रिया संहिता जो है समवर्ती सूची का हिस्सा है, यानी केंद्र और राज्य दोनों इस पे जो है कानून बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? जवाब हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है। ठीक है ना, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र नहीं है, तो यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या दी गई है, प्रतिबद्ध न्यायतंत्र यानी भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। भारतीय न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है, जो संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत कार्यपालिका से अलग है। अनुच्छेद 50 में जो है न्यायपालिका और कार्यपालिका का जो है पृथककरण की बात यहाँ पर की गई। अगला प्रश्न है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? क्या जो है ऑब्जेक्टिव रिसोल्यूशन किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जवाब हो जाएगा आपके जो है ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था। देखते हैं इसके बारे में। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। यह प्रस्ताव स्वतंत्र भारत के संविधान की मूलभूत विचारधारा और उद्देश्यों को निर्धारित करता है, जो बाद में संविधान की प्रस्तावना का आधार बना। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें दिया गया है, भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? यह केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का या समवर्ती सूची का पूछा गया है, तो यह जो है राज्य सूची में शामिल है। बी ऑप्शन यहाँ सही होता है, राज्य सूची का यह विषय है। इसकी व्याख्या में दिया गया है, भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची के राज्य सूची में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, अस्पताल, औषधालय को प्रविष्ट संख्या 6 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तेरहवां प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर बने भारत के पहले राज्य का नाम बताइए। यानी भाषाई आधार पर सबसे पहले कौन सा राज्य बना था?
तो ये बना था आपका आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन सही जगह कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था। 1 अक्टूबर 1953 को मद्रास राज्य के तेलुगु भाषी क्षेत्र को अलग करके आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी क्या थी? करनूल थी। ठीक है ना, उस समय क्या थी? करनूल इसकी राजधानी थी। यह गठन पोट्टी जो है श्री रामुलु के नेतृत्व में तेलुगु भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग के समर्थन में किए गए आमरण अनशन के परिणाम स्वरूप हुआ था। उनकी मृत्यु के बाद जनता का व्यापक विरोध और आंदोलन, यानी उनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद जो है जनता ने विरोध कर दिया था। उनकी मृत्यु के बाद ही जो है विरोध और आंदोलन के चलते केंद्र सरकार ने भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के गठन की घोषणा की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2014 में बनाया गया भारत का 29वां राज्य कौन सा है? 2014 में भारत का 29वां राज्य बना था, वो कौन था? यह बना था आपका तेलंगाना। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा, कौन सा? तेलंगाना। देखते हैं इसके बारे में। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन हुआ। यह भारत का 29वां राज्य है। वर्तमान स्थिति के अनुसार जम्मू कश्मीर से जुड़े अनुच्छेद 35A और अनुच्छेद 370 को समाप्त कर जम्मू कश्मीर को 2 भागों में जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इस तरह से जो है वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना, कितने राज्य हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके पास मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति होती है? यानी मौलिक अधिकारों को लागू कौन करता है? जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय के पास होते हैं मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति। बी ऑप्शन यहाँ से आपका सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को यह अधिकार प्रदान करता है कि यदि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे सीधे सर्वोच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। न्यायालय मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए 5 प्रकार की रिट जारी करती है। ठीक है ना, कितने प्रकार के? 5 प्रकार के रिट जारी करती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है? जवाब हो जाएगा आपका आर्टिकल 29। यह जो है अल्पसंख्यक के हितों के संरक्षण के लिए है और यह है आपके मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में आता है और यह अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों की क्या करता है? रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में कौन सा अधिकार शामिल है? अनुच्छेद 19 में जवाब हो जाएगा, इसमें जो है वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है ना, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत यह आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 फर्स्ट या 19A के अनुसार सभी नागरिकों को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। यह अधिकार नागरिकों को अपने विचारों के स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने की अनुमति देता है, जो लोकतंत्र का एक मूलभूत स्तंभ है। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, इसका जवाब हो जाएगा, यह अनुच्छेद जो है 21A में दिया है। किसमें दिया है? 21A में जो है शिक्षा का अधिकार दिया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 ए यह सुनिश्चित करता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाए। यह प्रावधान 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से जोड़ा गया था और 1 अप्रैल 2010 से जो है प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से अपनाए गए हैं? नीति निर्देशक सिद्धांत यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। बी ऑप्शन सही है। कहां से? आयरलैंड के संविधान। इसकी व्याख्या दी गई है, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में उल्लेखित राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का स्रोत आयरलैंड के संविधान। आयरलैंड के संविधान में इसका जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द सोशल पॉलिसी का उल्लेख है, जो सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण और नागरिकों के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। 20वां प्रश्न देखते हैं, वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। जवाब हो जाएगा, यह जो है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत ही है। ठीक है ना, डी ऑप्शन सही है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। दिया गया है, भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत वे आदर्श हैं जिन्हें राज्य को नीतियां और कानून बनाते समय ध्यान में रखना चाहिए। इन सिद्धांतों का उद्देश्य भारत को एक कल्याणकारी राज्य बनाना है, जो सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है। 21वां प्रश्न देखते हैं, इसमें दिया गया है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़ा गया था? इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता जोड़ा गया था। ठीक है ना, यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आते हैं अगले पेज में, इसकी व्याख्या देखते हैं। 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से निम्नलिखित नए नीति निर्देशक सिद्धांत जोड़े गए थे। कौन कौन से जोड़े गए थे? पहला जोड़ा गया था आपका 39 ए, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये हो गया। दूसरा जोड़ा गया था 43 ए, जिसमें जो है उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना। और तीसरा जोड़ा गया था अनुच्छेद 48 ए, इसमें क्या कहा गया था? पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना तथा वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा करना। ये सब जो है बाद में जोड़ा गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जिसे हम लोग जो है मिनी संविधान भी कहते हैं। 42वें संविधान संशोधन को ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के लिए डीपीएसपी निम्नलिखित में से किस संविधान से प्रेरित है? यानी जो है नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं? ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है, तो यह जो है आपके आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से यह लिए गए हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड के संविधान से प्रेरित हैं। आयरलैंड 1937 के संविधान में सामाजिक न्याय, आर्थिक कल्याण, विदेश नीति और कानून एवं प्रशासनिक मामले से संबंधित नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल थे, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुकूलित किया गया था। अगला प्रश्न है,
निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? जवाब हो जाएगा, राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत जो है आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक न्याय की अवधारणा को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए संविधान के भाग 4 में राज्य के नीति निषेधक सिद्धांत के अनुच्छेद 39 में राज्य को निर्देशित किया गया है कि वह ऐसी नीतियां बनाएं जिससे पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले और आर्थिक संसाधनों का वितरण इस प्रकार हो कि समाज के सभी वर्गों को जो है लाभ प्राप्त हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, यानी ग्राम पंचायतों का जो है आयोजन करें? यह जो है अनुच्छेद 40 कहता है ग्राम पंचायतों का जो है आयोजन करें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम पंचायतों का गठन करें और उन्हें ऐसे अधिकारों और शक्तियां प्रदान करें जो उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने में जो है सक्षम बनाए। 25वां प्रश्न है, भारत में पंचायती राज व्यवस्था किसके अंतर्गत रखी गई है? पंचायती राज व्यवस्था। जवाब हो जाएगा, यह जो है राज्य के नीति के निर्देशक तत्व के अंतर्गत जो है पंचायती राज व्यवस्था को रखा गया है। इसके जो है व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में उल्लेख है कि राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठन के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए और उन्हें स्वशासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने के लिए आवश्यक शक्तियां और अधिकार प्रदान करने चाहिए। तो इस लेक्चर को यहीं रुकते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग लाइक जरूर करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।